एक बार पुनः स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज के क्लास में हम बात करेंगे कि जो बीएससी सेकेंड सेमेस्टर है बायोलॉजी का, उसमें जो कोर्स का टाइटल है सेल बायोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी में जो कोर्स का टाइप है डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स, यानी कि शॉर्टकट में डीएससी। तो इस चैप्टर पे हम बात कर रहे थे यूनिट 2 में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आज अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसा है, फंक्शन कैसा है और माइटोकॉन्ड्रिया की ओरिजिन कैसी हुई है उसके बारे में बात करेंगे। यानी कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड आल्सो ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, कि माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बना हुआ है इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, आप देख सकते हैं ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर सेल ऑर्गेनल्स लिखा हुआ है, मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोप्लाज्म में जितना भी सेलुलर ऑर्गेनल्स पाई जाती हैं उन सभी सेलुलर ऑर्गेनल्स को एक्स्ट्रा न्यूक्लियर सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी शामिल है। ऑलरेडी हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी बॉडी, राइबोसोम, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की। ठीक है, ये तो चलिए देखते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के इतिहास की बात करें, उसके खोज के इतिहास की बात करें कि इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, खोज कैसे हुआ, तो स्टेप बाय स्टेप अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने समय पर अलग अलग नाम दिए। ठीक, उनमें कुछ स्पेसिफिक नाम है, जैसे पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिल करके एटीपी का निर्माण करते हैं। एटीपी यानी कि एक प्रकार के एनर्जी, ठीक है ना, ऊर्जा का निर्माण करते हैं। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत गृह कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है। ठीक, कुछ और वैज्ञानिक आए, इनको कॉन्ड्रियोजोम नाम दिए। कॉन्ड्रियोन मतलब होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, अगला अगला नाम दिया गया कॉन्ड्रियोम। अगला नाम दिया गया सार्कोजोम। सार्को यानी मसल्स है, मसल्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया मिलते हैं उनको सार्कोजोम कहते हैं। अगला है बायोब्लास्ट। तो इतने सारे नाम है माइटोकॉन्ड्रिया के। ठीक, तो चलिए माइटोकॉन्ड्रिया के इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, वो यूकैरियोटिक सेल में देखने को मिलता है। यूकैरियोटिक सेल मतलब वे सेल जिसमें न्यूक्लियस पाई जाती है, न्यूक्लियस के चारों तरफ डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है। ठीक, वो उसको हम यूकैरियोट्स कहते हैं। और उसके चारों तरफ देख सकते हैं आप, ये माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहे हैं, देखिए। ठीक, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहे हैं आपको, इनमें से एक माइटोकॉन्ड्रिया को मैं थोड़ा जूम करके बड़ा करके अगर दिखाऊं तो मुझे डायग्राम ये दिखेगा। अगर माइटोकॉन्ड्रिया को जूम कर दें हम लोग तो माइटोकॉन्ड्रिया देखिए, बाहर में एक मेम्ब्रेन दिख रहा है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में एक मेम्ब्रेन दिख रहा है। मतलब एक आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हो गया और अंदर वाला इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हो गया। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस मिलती है, जो डार्क कलर का दिख रहा है, स्पेस को कहते हो आप इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। उसके अंदर जितना ये लिक्विड जैसी मटेरियल दिख रही है, दैट इज मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे बना होता है। हम स्ट्रक्चर में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, बिल्कुल चिंता ना करें आप लोग। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन है, अंदर की मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन बाहर की मेम्ब्रेन की तुलना में साइज में बड़ी होती है, इसलिए अंदर की तरफ फोल्ड हो गई रहती है। और अंदर जो फोल्ड होती है उसी फोल्ड को कहते हैं हम लोग क्रिस्टी। क्या कहते हैं जी? क्रिस्टी कहते हैं। और इसी क्रिस्टी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पाई जाती है, जो रेस्पिरेशन में मदद करता है। और वहीं पर एटीपी सिंथेज नाम का एंजाइम पाया जाता है जो एटीपी बनाता है। कहने का मतलब, किसी भी कोशिका में जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, सेल के अंदर जो श्वसन होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। उसकी वजह से एटीपी बनता है, इसीलिए इसको कोशिका का विद्युत गृह या पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, और ये डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है,
डबल लेयर स्ट्रक्चर होती है, यूकेरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। ठीक है, तो कमेंट देख लेते हैं भाई, चलिए एक एक करके। माइटोकॉन्ड्रिया आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स फाउंड इन यूकेरियोटिक सेल एक्टिंग एज द प्राइमरी पावर हाउस। पावर हाउस क्यों? क्योंकि यहां से एटीपी बनाया जाता है, यहां से एटीपी बनता है, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूज करके एटीपी बनते हैं। ठीक, बाय प्रोड्यूसिंग एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एटीपी थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन। जब भी किसी कोशिका के अंदर रेस्पिरेशन होता है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, और उसी दरमियान माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और एटीपी सिंथेस मिला करके एटीपी का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए, तो कोशिका के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन कौन से ऑर्गेनेल्स में होता है? कहने पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कि मैंने पहले स्लाइड में बता दिया कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो खोज रहा है या जो उसका इतिहास रहा है वो बहुत ही जबरदस्त रहा है। अलग अलग समय पर अलग अलग वैज्ञानिक उसके अलग अलग प्रकार के कार्यों को, संरचनाओं को खोज किए हैं। तो एक एक करके देखते हैं हम लोग। सबसे पहले मेरे पास है इनिशियल ऑब्जर्वेशन। शुरुआती दौर में 1857 में अल्बर्ट वॉन कॉलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया को एक ग्रेन्यूल्स के रूप में, दानों के रूप में, इंसेक्ट के, कीड़ों के जो वॉलंटरी मसल्स होते हैं, ऐच्छिक मसल्स होती हैं, मांसपेशियां होती हैं, वहां पर यह दानों के रूप में अध्ययन किया था। लेकिन याद रहे, माइटोकॉन्ड्रिया नाम नहीं दिया। ठीक, ये वॉलंटरी मसल्स है, वॉलंटरी मसल ऑफ इंसेक्ट, कीड़ों के वॉलंटरी मसल्स में कुछ दाने जैसी स्ट्रक्चर देखने को मिला था अल्बर्ट वॉन कोलिकर को। वो आगे जाके उनको नाम दिया गया, दूसरे वैज्ञानिकों के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया गया। तो सबसे पहला अध्ययन किसने किया? अल्बर्ट वॉन कोलिकर ने। किसमें? डिस्कवर्ड ग्रेनुलर स्ट्रक्चर, दानों के रूप में, इन द वॉलंटरी मसल्स ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट के वॉलंटरी मसल में अध्ययन किया गया। ठीक, पहला कमेंट देख लिए। अब दूसरे पे आते हैं। अब धीरे धीरे नामकरण होते जाएंगे, अल्टरनेटिव नेमिंग। अब उसके बाद उसका नामकरण किया गया 1886 में रिचर्ड अल्टमैन के द्वारा। रिचर्ड अल्टमैन ने उनको बायोब्लास्ट नाम दिया, कॉल्ड देम बायोब्लास्ट या लाइफ जर्म। ठीक, उसके बाद देख लीजिए तीसरा नंबर पे आते हैं नेमिंग, जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया गया। ये नाम आप याद रखना, 1898 में कार्ल बेंडा नाम के साइंटिस्ट ने ऑफिशियली कोइंड द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया। उन्होंने ऑफिशियली तौर पर, सबूत के तौर पर, लिखित तौर पर इसको माइटोकॉन्ड्रियन नाम दिया। एक को माइटोकॉन्ड्रियन बोला जाता है, एक से जब ज्यादा हो जाते हैं, बहुवचन हो जाती है, प्लूरल नंबर हो जाते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया कहा गया उनको। एक को माइटोकॉन्ड्रियन और बहुत सारे को माइटोकॉन्ड्रिया। किसके द्वारा? कार्ल बेंडा के द्वारा। ठीक, अगला हमारे पास क्या देखिए, की फंक्शन आइडेंटिफिकेशन, कि माइटोकॉन्ड्रिया कार्य क्या करता है अब तक किसने नहीं बताया था। 1912 में किंग्सबरी नाम के साइंटिस्ट ने यह बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया में सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, सेल के अंदर जो श्वसन होता है वो श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ये किंग्सबरी नाम के साइंटिस्ट ने उसके फंक्शन को बताया 1912 में। उसके बाद आते हैं हम लोग कि पावर हाउस ओरिजिन 1957 में, 57 में पावर हाउस नाम दिया गया। किसके द्वारा? एक साइंटिस्ट थे फिलिप सेकेविच ने क्या बोला कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत गृह कहा गया, क्योंकि वहां से एटीपी बनता था। ठीक है, द पॉपुलर टर्म पावर हाउस ऑफ द सेल was popularized by Philip Sekevich in a scientific American article। उन्होंने अपनी स्टडी के दरमियान, अध्ययन के समय पर माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल करके, ऐसे लिख करके एक साइंटिफिक अमेरिकन आर्टिकल छपती है,
वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में उपनाम पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से, ऊर्जा के सेल के कोशिका के ऊर्जा गृह, विद्युत गृह के नाम से उन्होंने इसको नवाजा। तो तब से इसका नाम पड़ गया पावर हाउस ऑफ द सेल। किसने लिखा था? फिलिप सेकेविज नाम के साइंटिस्ट ने साइंटिफिक अमेरिकन आर्टिकल में, अपने लेख में माइटोकॉन्ड्रिया का जिक्र पावर हाउस के रूप में किया था। ठीक है, अगला देखिए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। भाई इतना खोज होने के बाद 1963 में मार्गेट और सिल्वेन नैश, ये दो साइंटिस्ट है, उन्होंने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए भी पाया जाता है। अब तक किसने नहीं बताया था? डीएनए भी पाया जाता है। ठीक, और उन्होंने बोला कि जो डीएनए होता है वो डीएनए सर्कुलर होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। देख लेते हैं। तो सिल्वेन नैश डिस्कवर्ड दैट माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन देयर ऑन डीएनए, वो अपना स्वयं का डीएनए रखे रहता है, सपोर्टिंग देयर एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन। और ये डीएनए, ये जो सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, यह सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए इस बात का सबूत है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया एंडोसिम्बायोटिक तरीके से इसका ओरिजिन हुआ है। कहने का मतलब इस सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए से यह पता चलता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन एंडोसिम्बायोसिस से हुआ है। और एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी क्या कहता है उसको हम अगले पेज में देखते हैं। इतना को सेव कर लेते हैं भाई। चलिए, अगला हमको एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी क्या कहता है? देखिए, बहुत जबरदस्त टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। पहले यहां पर देख लेते हैं कि एंडोसिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है। एंडो मतलब होता है इनसाइड, अंदर। सिम का मतलब होता है साथ साथ। ठीक है ना, मतलब साथ साथ बोलो या एक साथ बोलो। मैं इसमें हिंदी में लिख दे रहा हूं, साथ साथ। ठीक, अगला बायोटिक मतलब क्या होता है? लाइफ, यानी कि जीवन बोलो। अब बताइए क्या हो रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया किसी और सेल के साथ साथ उसके अंदर अपना जीवन व्यतीत करता है, ये एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी कहता है। कैसे कर रहा है ध्यान से देखिएगा। पहले डायग्राम देख लेते हैं। सबसे पहले जो एक सेल था एंसेस्ट्रल प्रोकैरियोट, सबसे पुराना प्रकार के जो प्रोकैरियोट थे, इसका नाम दिया मैं आर्किया। ये सबसे पुराना प्रोकैरियोट होता है आर्किया, आर्कीबैक्टीरिया जिसको बोलते हो आप। ये तो आर्कीबैक्टीरिया में क्या हुआ देखिए, तो उसके जो मेम्ब्रेन हो गई इनफोल्डिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड हुए हैं। देखो ध्यान से, ये अंदर की तरफ फोल्ड हुए हैं। फोल्ड होकर के अंदर जो यहां पर न्यूक्लियोइड था, भाई जो आर्किया होता है, आर्कीबैक्टीरिया होता है, उसमें न्यूक्लियस नहीं पाई जाती भाई, न्यूक्लियोइड होता है। यहाँ पर उसका जेनेटिक मटेरियल खुला रहता है, ऐसे ओपन रहता है, न्यूक्लियोइड रहता है। अब इस न्यूक्लियोइड को चारों तरफ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनफोल्ड होकर के घेर लेते हैं और डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये बन जाती है न्यूक्लियस। क्या बन गया देख लीजिए, ये न्यूक्लियस बन गया। ठीक, अब क्या होता है कि ये जो आर्कीबैक्टीरिया है, ये आर्कीबैक्टीरिया किसी और एरोबिक बैक्टीरिया को भोजन के रूप में अंदर इनगल्फ करता है। जैसे ये आर्कीबैक्टीरिया, सॉरी ये आर्कीबैक्टीरिया था। देखो ये आर्कीबैक्टीरिया था और इधर कोई एक एरोबिक बैक्टीरिया है। एरोबिक बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन का यूज करता है, फ्री लिविंग है, स्वतंत्र रूप से अलग था, ये इंडिपेंडेंट था। ये भी एक प्रोकैरियोट्स है।
फ्री मतलब इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र था। लेकिन इसको, इस अरेबिक बैक्टीरिया को, इस यह आर्की बैक्टीरिया भोजन के रूप में अंदर ले लेता है, ये एंडोसाइटोसिस के रूप में। किस रूप में अंदर लिया जी? एंडोसाइटोसिस के रूप में। यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, एंडोसाइटोसिस या इनगल्फ कर लिया, या इनगल्फ कर लिया। ठीक, भोजन के रूप में अंदर ले गया। जैसे अंदर ले रहा था, ध्यान से देखिएगा, यहां पर ये आर्की बैक्टीरिया का प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड हुआ और यहां पर जाके ये अरेबिक बैक्टीरिया इस फोल्ड के अंदर आ गया। कुछ समय बाद तो अंदर चला जाएगा, क्योंकि आर्की बैक्टीरिया का खुद का एक सिंगल मेम्ब्रेन होता है। ये सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जब इसके अंदर जा रहा है तो आर्की बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन का एक ऊपर में कवर बन रहा है, देखिए ये। कुछ समय बाद देखोगे आप तो देखिए डबल मेम्ब्रेन हो गया। तो डबल मेम्ब्रेन कहां से आया? एक मेम्ब्रेन तो खुद का था और दूसरा मेम्ब्रेन आर्की बैक्टीरिया का ये मेम्ब्रेन बन रहा है, तो डबल लेयर मेम्ब्रेन हो जाएगा। तो वही माइटोकॉन्ड्रिया बनेगा आगे जाके। तो जब ये अंदर गया, ये आर्की बैक्टीरिया उसको खाने के लिए अंदर तो लिया था, लेकिन उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाया। जब डाइजेस्ट नहीं कर पाया तो यही अरेबिक बैक्टीरिया जो अंदर गया था, रिपीट कर रहा हूं, ये आर्की बैक्टीरिया अरेबिक बैक्टीरिया को खाया था भोजन के रूप में, एंडोसाइटोसिस द्वारा अंदर ले गया था, लेकिन पचा नहीं पाया। जब पचा नहीं पाया तो वो अंदर रह गया, अंदर रह गया और साथ साथ रहने लगे। ठीक, देख लीजिए, ये अंदर आ गया और साथ साथ रहने लगे, क्योंकि दोनों को फायदा हो रहा है इससे। दोनों को फायदा कैसे हो रहा है? देखिए, ये जो अंदर गया था ना, ये ऑक्सीजन यूज करता है भाई, ऑक्सीजन यूज करता है ये। ठीक, तो देखिए, कहने का मतलब ये ऑक्सीजन यूज करता है, ये ऑक्सीजन यूज करता है, एरोबिक रेस्पिरेशन करता है इसका मतलब। और यही स्ट्रक्चर आगे माइटोकॉन्ड्रिया कहलाया। कौन था वो? एरोबिक बैक्टीरिया ही था जो अंदर एंडोसाइटोसिस द्वारा गया था। आर्की बैक्टीरिया उसको पचा नहीं पाया, डाइजेस्ट नहीं कर पाया, साथ साथ रहने लगे। तो ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वाया एंडोसिम्बायोसिस, साथ साथ रहने लगे तो क्या बोलूंगा मैं उसको? एंडोसिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस, बायोसिस मतलब होता है जब दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म रहते हो और दोनों को क्या हो रहा हो? फायदा हो रहा हो, उसको सिम्बायोसिस कहते हो। तो जैसे यहाँ पर सेल को क्या फायदा हो रहा है? आर्किया सेल को क्या फायदा हो रहा है? आर्किया सेल के लिए यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या फायदा हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया को यहाँ पर चारों तरफ से न्यूट्रिशन मिल रहा है, न्यूट्रिशन मिल रहा है यहाँ से, साइटोप्लाज्म से। तो सेल में एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन होने पर ज्यादा एटीपी बनता है, ये सेल को फायदा हुआ। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या फायदा हुआ? यानी कि इस एरोबिक बैक्टीरिया को क्या फायदा हुआ? फायदा ये हुआ कि इसको न्यूट्रिशन मिल रहा है चारों तरफ के साइटोप्लाज्म से, तो दोनों को फायदा हुआ ना। सेल को एटीपी का फायदा हुआ और एरोबिक बैक्टीरिया यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को न्यूट्रिशन का फायदा हुआ, और साथ साथ दोनों रहने लगे। इसका मतलब एंडोसिम्बायोसिस हुआ, और इसी एंडोसिम्बायोसिस की वजह से एरोबिक बैक्टीरिया से माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण हुआ, ये बन गया माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया बन गया, ठीक है। लेकिन यदि ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ यदि कोई फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जैसे साइनोबैक्टीरिया भी अंदर आ जाए, यानी कि ये आर्किया, ये आर्की बैक्टीरिया जो बड़ा वाला था, वो यदि भोजन के रूप में साइनोबैक्टीरिया के भी अंदर लेना शुरू कर दे, ये भी एंडोसाइटोसिस देख लीजिए, एंडोसाइटोसिस या एनगल्फ, भोजन के रूप में अंदर ले रहा है और उसको भी डाइजेस्ट ना कर पाए, जबकि ये क्या कर रहा था? ये फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक साइनोबैक्टीरिया, ये भी एक प्रकार का प्रोकैरियोट था। ठीक, अगर इसको अंदर ले जाए और उसको डाइजेस्ट ना कर पाए, जब डाइजेस्ट ना कर पाए तो ये भी साथ साथ रहने लगेगा, और साथ साथ रहने लगेगा तो इसका भी देखिए, बाहर का एक मेम्ब्रेन था और जब अंदर आएगा तो इस आर्किया का भी एक मेम्ब्रेन इसके ऊपर लपेट जाएगा, दो मेम्ब्रेन हो जाएगा, देखिए डबल मेम्ब्रेन हो गया। तो ये कहलाएगा क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? क्लोरोप्लास्ट बना लेगा। ठीक, तो अब देखिए कि जिस आर्की बैक्टीरिया में
ये और कर दे रहा हूं मैं, जिस आर्की बैक्टीरिया में केवल एरेबिक बैक्टीरिया आया था और हमेशा के लिए रह गया, एरेबिक बैक्टीरिया को डाइजेस्ट नहीं कर पाए, तो वो आगे जाकर माइटोकॉन्ड्रिया बनाया और इस पूरे सेल को एक साथ बोला गया एनिमल सेल या फिर फंजाई सेल बनाएगा, फंगस की सेल या एनिमल सेल बनाएगा। लेकिन उस आर्की बैक्टीरिया की बात करो जिसमें एरेबिक बैक्टीरिया तो आ रहा है, साथ ही साथ साइनोबैक्टीरिया भी आ रहा है और दोनों को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, तो दोनों अंदर रह जा रहे हैं, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों बन रहे हैं। तो ऐसा वाला जो सेल्स होगा वो पुराना प्लांट सेल होगा। देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया और ऊपर में क्लोरोप्लास्ट दोनों बन गया, देखिए जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी रह गया, क्लोरोप्लास्ट भी रह गया, ऐसा वाला सेल एंसेस्ट्रल यूकैरियोटिक प्लांट सेल कहलाएगा। तो इस प्रकार से एनिमल सेल और प्लांट सेल का निर्माण हुआ है। एरेबिक बैक्टीरिया जब अंदर गया आर्किया के अंदर, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाया आर्किया सेल, तो अंदर डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बन गया माइटोकॉन्ड्रिया। दोनों को फायदा हो रहा है, आर्किया को और एरेबिक बैक्टीरिया यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को। और यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ यदि साइनोबैक्टीरिया भी आ जाए और साइनोबैक्टीरिया को भी डाइजेस्ट ना कर पाए, वो भी साथ में रहना शुरू कर देगा, तो ये प्लांट सेल का पुराना एंसेस्ट्रल यूकैरियोट्स कहलाएगा। ये प्लांट सेल का सबसे प्रारंभिक सेल है ये, और ये एनिमल सेल और फंगस सेल का प्रारंभिक सेल है। ठीक है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट से फोटोसिंथेसिस होगा और माइटोकॉन्ड्रिया से रेस्पिरेशन होगा, दोनों से काम चलेगा। ठीक, तो देख लेते हैं द डिस्कवरी ऑफ देयर ऑन डीएनए। अभी हमने बोला था कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना खुद का डीएनए होता है। देयर ऑन डीएनए लेड टू द अंडरस्टैंडिंग दैट माइटोकॉन्ड्रिया वेयर वंस इंडिपेंडेंट प्रोकैरियोट बैक्टीरिया। भाई अगर प्रोकैरियोट बैक्टीरिया है ये जो माइटोकॉन्ड्रिया था, ऐसा माना जा रहा है कि इसके सर्कुलर डीएनए को देख करके कि इसके अंदर क्या डीएनए है भाई, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। तो ऐसा माना जा रहा है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है, इस डीएनए को देख करके ये बोला गया कि ये पहले स्वतंत्र रूप से रहने वाला एक प्रकार का प्रोकैरियोट था, या एक प्रकार का फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट एरेबिक बैक्टीरिया था। वो एंडोसिम्बायोसिस प्रोसेस के चलते वो आर्की बैक्टीरिया के अंदर आकर के वो रह गया, डाइजेस्ट नहीं हो पाया, तो साथ साथ रहने लगे, तो आज वो माइटोकॉन्ड्रिया बन गया है। ठीक है, पहले वो इंडिपेंडेंट प्रोकैरियोट था, अब वो डिपेंडेंट हो गया है। किसके ऊपर डिपेंड हो गया? पूरे न्यूट्रिशन के लिए इस आर्किया सेल के साइटोप्लाज्म पर पूरा डिपेंड हो गया। पहले इंडिपेंडेंट था, अब डिपेंडेंट हो गया है। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया को अलग रख दीजिए, सर्वाइव नहीं कर पाएगा, मारा जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये डिपेंडेंट हो गया। जब इंडिपेंडेंट था तब एरेबिक बैक्टीरिया था, अब जब पहले इंडिपेंडेंट था तब एरेबिक बैक्टीरिया था, अब डिपेंडेंट हो गया तो माइटोकॉन्ड्रिया बन गया। ठीक है, इसको याद रखना। पहले सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर था, अब डबल मेम्ब्रेनस हो गया। तो दूसरा मेम्ब्रेन कहां से आया? इस आर्किया सेल का बाहर का मेम्ब्रेन था, ये मेम्ब्रेन था। ठीक, सेम वैसे क्लोरोप्लास्ट में भी होता है सर्कुलर डीएनए, जैसे यहां पे होता है। ठीक है, यहां भी होता है भाई ऐसे। साइनोबैक्टीरिया में भी सर्कुलर डीएनए होता है, तो क्लोरोप्लास्ट में भी सर्कुलर डीएनए होगा। ठीक है, चलिए। that entered a symbiotic relationship with a larger cell बिलियन ऑफ ईयर एगो। तो ये आज जो माइटोकॉन्ड्रिया आप देख रहे हो, ये बिलियन साल पहले वो इंडिपेंडेंट हुआ करता था, और उस समय ये गलती से इस एरेबिक बैक्टीरिया को कोई आर्किया सेल ने, बड़े वाले सेल ने उसको खा लिया, लेकिन पचा नहीं पाया तो साथ में रह गया, फिर माइटोकॉन्ड्रिया बन गया। ठीक है, ये था एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अगला स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया में दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन, चारों तरफ का मेम्ब्रेन, और उसके अंदर का फ्लूइड मैट्रिक्स। ठीक, तो देख सकते हैं आप यहां पर कंसिस्ट बाय मेम्ब्रेन और मैट्रिक्स। सबसे पहले अगर हम बात करें मेम्ब्रेन में, तो डबल मेम्ब्रेन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के सबसे बाहर मेम्ब्रेन को आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कहते हो,
अंदर वाले को इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कहते हो, और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस कहते हैं। ये देख लीजिए, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में इसके बीच में ये स्पेस है, ठीक। और सबसे बीचों बीच जो होता है लिक्विड वाला पार्ट वो मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक। और अंदर की मेम्ब्रेन बहुत बड़ी साइज की रहती है, उसका सरफेस एरिया बड़ा होता है, बाहर के मेम्ब्रेन की तुलना में अंदर की मेम्ब्रेन बड़ी साइज की होती है, इसलिए अंदर की तरफ फोल्ड हो गई रहती है, और सब फोल्डेड वाला पार्ट कहलाता है क्रिस्टी। क्या कहलाता है? क्रिस्टी कहलाता है, ठीक। मैट्रिक्स में राइबोसोम भी मिलते हैं, ठीक, और कुछ ग्रेन्यूल्स मिलते हैं, एंजाइम मिलते हैं, आयंस मिलते हैं, डीएनए मिलते हैं, सब कुछ मिलते हैं, ठीक है। और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ढेर सारे एंजाइम्स मिलते हैं, जैसे यहां पर एटीपी सिंथेस एंजाइम, एटीपी सिंथेस पार्टिकल, ठीक। तो ये एक माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर था, हम एक एक करके बात करेंगे इसमें ना। ये माइटोकॉन्ड्रिया देख लीजिए, एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया था, इसको मैं जूम करके दिखा रहा हूं, ऐसे देखिए। तो मेम्ब्रेन में बात करें, दो मेम्ब्रेन है, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। एक एक करके देखते हैं। आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को OMM कर दिया, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, देख लीजिएगा। ये माइटोकॉन्ड्रिया था, माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर में देख लीजिए ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। आउटर माइटोकॉन्ड्रियल जो मेम्ब्रेन होता है वहां पर ढेर सारे पोरिन्स प्रोटीन पाए जाते हैं, पोरिन्स की वजह से आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन बहुत ही छिद्रित होता है। देखिए छिद्र दिख रहा है ना, ये सब छिद्रित होता है, और छिद्रित होने की वजह से क्या होता है देखिए, आप खुद सोचिए। यहां पर इसको जूम कर रहा हूं, देखिए ये मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के जस्ट बाहर में साइटोसोल दिख रहा है आपको, देखिए ये साइटोसोल है। तो ये साइटोसोल बाहर में है भाई, यहां पर साइटोसोल है। तो इस साइटोसोल में जो भी यहां पर कंपोजिशन होगा, एलिमेंट होगा, न्यूट्रिएंट होगा, मिनरल होगा, जो भी पीएच वेच होगा साइटोसोल में, सेम इन्वायरमेंटल कंडीशन इस इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में होगा। क्यों? अब किसको बोलते हैं इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस? देखिए बाहर के मेम्ब्रेन को आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, अंदर के मेम्ब्रेन को इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, दोनों मेम्ब्रेन के बीच को इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस। तो अब मैं ये बोल रहा हूं क्योंकि आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में चारों तरफ ढेर सारे पोर्स पाए जाते हैं, पोरिन्स प्रोटीन की वजह से छिद्र पाए जाते हैं, तो उस छिद्र की वजह से हर प्रकार का मटेरियल इसको पार करके अंदर जाता है। साइटोसोल से हर प्रकार का मटेरियल एलिमेंट इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में आता है, और इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस से पार करके ये साइटोसोल में आता है। इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि साइटोसोल में जो भी इन्वायरमेंटल कंडीशन होगा वो कहां पे होगा? माइटोकॉन्ड्रिया के इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में भी वही माहौल देखने को मिलेगा, क्योंकि ये आर पार हो सकता है यहां पर। जबकि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन परमिएबल नहीं होता, मतलब सभी के लिए परमिएबल नहीं होता, स्पेशल चीजों के लिए परमिएबल होता है, वहां पर स्पेशल प्रकार के ट्रांसपोर्टर पाए जाते हैं, ठीक है। तो कमेंट पर लेते हैं, देखिए द आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज मच पोरस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोरिन्स, पोरिन्स प्रोटीन की वजह से बहुत सारे छिद्र पाए जाते हैं वहां पर। सो द कंपोजिशन ऑफ साइटोसोल एंड इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस, या उसको पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं, इज ऑलमोस्ट सेम। साइटोसोल की इन्वायरमेंट और इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस की इन्वायरमेंट दोनों जगह क्या होगी? सेम होगी, क्योंकि बीच में ढेर सारे छिद्र हैं भाई, सब तरफ पोरिन्स की वजह से सब छिद्र, सब तरफ से हर प्रकार का मटेरियल यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है, तो सब बराबर हो गया माहौल। अंदर का इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस का माहौल और साइटोसोल का माहौल, दोनों का माहौल कैसे हो गया? बराबर हो गया। आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज रिच इन कोलेस्ट्रॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए डायग्राम देखिए, ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में देखिए रेड कलर से दिख रहा है, ये कोलेस्ट्रॉल है। आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ज्यादा कोलेस्ट्रॉल पाई जाती है, अंदर वाले मेम्ब्रेन में कम कोलेस्ट्रॉल पाई जाती है, ठीक। जबकि अंदर वाले मेम्ब्रेन में कार्डियोलिपिन नाम का जो लिपिड होता है वो बहुत ज्यादा पाया जाता है, वो बाहर में नहीं पाया जाता, अंदर पाया जाता है कार्डियोलिपिन, ठीक है। चलिए ये माइटोकॉन्ड्रिया था, हम इसको जूम करके देख रहे थे, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन पोरस होता है, हर प्रकार के मटेरियल को आने जाने देता है, ठीक।
और वो पेरी इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस तक ही जा पाता है कोई भी मटेरियल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, IMM। मैं अभी बोल रहा हूं कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन सभी के लिए परमिएबल नहीं होता है, स्पेशल चीजों के लिए ही परमिएबल होता है। तो सबसे पहला कमेंट देख लीजिए, द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज हाईली इम्परमिएबल बट व्हिच इज नेसेसरी टू जनरेट प्रोटॉन मोटिव फोर्स। हाँ, जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होता है ना, वो प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट करने के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है। क्योंकि देखिए, ये जो क्रिस्टी दिख रहा है ना जी, ये क्रिस्टी, इस क्रिस्टी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन लगे होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से इलेक्ट्रॉन गुजर रहा होता है तो कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 से, मैट्रिक्स से होते, इधर मैट्रिक्स है ना, इधर मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स से होते हुए ये हमारा हो गया, ये वाला पार्ट हो गया इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। ठीक, ये देखिए इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, रिपीट कर रहा हूं, देखिए जब क्रिस्टी के पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, जब इलेक्ट्रॉन गुजर रहा होता है इन कॉम्प्लेक्सेस से, तो उस समय मैट्रिक्स से प्रोटॉन जो है कॉम्प्लेक्स नंबर 1, कॉम्प्लेक्स नंबर 3, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 से होते हुए वो इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में आती है। और ये प्रोटॉन फिर वापस नहीं आ जाती, तुरंत वापस तुरंत नहीं आ पाती, क्योंकि अंदर की मेम्ब्रेन जो होती है वो हाईली इम्परमिएबल है। ऐसा नहीं है कि कोई भी गया कोई भी आ गया, उसको आने के लिए एक सिस्टम से गुजरते हुए आना पड़ेगा। ऐसे आना जाना नहीं कर पाएगा, जैसे बाहर में पोर दिख रहे ना, कोई भी आना जाना कर सकता है, ऐसे यहां पर अंदर मेम्ब्रेन के साथ नहीं होता, ऐसे सिस्टम से आएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता रहेगा तो प्रोटॉन मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में जाते रहेंगे, यहाँ भरते रहेंगे भरते रहेंगे भरते रहेंगे। जब एक प्रकार का प्रोटॉन का फोर्स जनरेट हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, उस समय फिर एक एटीपी सिंथेज नाम का सिस्टम एक्टिव हो जाएगा, वहां से फिर ये प्रोटॉन वहां से अंदर आएंगे। मतलब प्रोटॉन कहीं से भी अंदर नहीं आ पाते। इसका मतलब ये जो अंदर की मेम्ब्रेन इम्परमिएबल है, इसकी वजह से इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में प्रोटॉन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाती है, प्रोटॉन का फोर्स बढ़ते जाता है, और जब फोर्स बढ़ता है तब जाके मूव कर पाता है इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस से मैट्रिक्स में आ पाता है, वो भी एटीपी सिंथेस के द्वारा। ये देखिए एटीपी सिंथेस, F0 F1 कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं उसको। तब जाके वो कहां से कहां पे आ पाता है, एटीपी सिंथेस, यानी कि F0 F1 कॉम्प्लेक्स से होते हुए प्रोटॉन अंदर आ पाता है। देखिए जब इधर ज्यादा होता है तभी वो आ पाता है। ठीक, तो ये प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना, उसका फोर्स जनरेट करना, ये इनर मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर वो पोरस होता, छिद्रित होता, तो यहां पर कभी प्रोटॉन इकट्ठा हो ही नहीं पाते, वो आना जाना लगा रहता। और अगर प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन नहीं बढ़ पाता तो एटीपी नहीं बना पाते। और जब प्रोटीन आता है इधर से, सॉरी प्रोटॉन आता है, तब जाके एटीपी बना पाते हैं। यहां पर देख सकते हैं, जूम कर रहा हूं, देखिए ये F0 F1 से ये प्रोटॉन आया, तब जाके इधर एटीपी बन पाए, देखिए एटीपी लिखा है। ठीक है, तो अंदर के मेम्ब्रेन का इम्परमिएबल होना बहुत जरूरी था ताकि प्रोटॉन मोटिव फोर्स बन पाए। अगला कमेंट देखिए, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हैज लो लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल बट रिच इन अनयूजुअल फॉस्फोलिपिड कार्डियोलिपिन। कार्डियोलिपिन का दूसरा नाम है डाइफॉस्फेटिडिल ग्लिसरॉल। जैसे कि मैं पिछले स्लाइड में भी बोल चुका हूं, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होती है, अंदर वाले में कम होती है, जबकि अंदर वाले में कार्डियोलिपिन यानी कि डाइफॉस्फेटिडिल ग्लिसरॉल ज्यादा होती है। ठीक, डाइफॉस्फेटिडिल ग्लिसरॉल ज्यादा होने की वजह से मेम्ब्रेन की क्रिस्टी का जो कर्वेचर है वो मेंटेन रहता है, अंदर की तरफ कर्व जो है वो मेंटेन रहता है। ठीक है, अगला देखिए, द इनर मेम्ब्रेन हैज लार्जर सरफेस एरिया फॉर्मिंग क्रिस्टी। मैं क्या बोला कि अंदर के मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, अंदर वाला मेम्ब्रेन का। जब अंदर के मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया ज्यादा होता है बाहर की तुलना में, तो इसी वजह से अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड हो जाता है, क्रिस्टी का निर्माण करता है। और उस क्रिस्टी में सभी प्रकार के रेस्पिरेटरी एंजाइम्स और प्रोटीन्स पाए जाते हैं इस क्रिस्टी वाले एरिया में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो
द इनर मेम्ब्रेन हैज लार्जर सरफेस एरिया फॉर्मिंग क्रिस्टी प्रोबेबली टू एकोमोडेट मेम्ब्रेन प्रोटीन स्पेशली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की प्रोटीन यहाँ पर पाई जाती है, एटीपी सिंथेस पाए जाते हैं और भी एंजाइम्स वहां पर पाए जाते हैं। ठीक, अगर हम नोट देखें इसका, द आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर फंक्शनली डिस्टिंक्ट। भाई आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और इनर दोनों में क्योंकि प्रोटीन और लिपिड की कंपोजिशन अलग अलग है, इसलिए उनके फंक्शन भी अलग अलग होती है। द प्रोटीन लिपिड रेशियो बाय वेट इज, पहले देखते हैं आउटर मेम्ब्रेन में, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पहले देखते हैं जी। आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रोटीन जितना होता है लिपिड भी उतना होता है। तो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रोटीन और लिपिड की कॉन्सेंट्रेशन बराबर बराबर होती है, उसकी मात्रा वेट के आधार पर, वजन के आधार पर बराबर होती है। जबकि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, ये आउटर का था, जबकि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रोटीन 3 भाग पाई जाती है तो उसका 1 भाग लिपिड पाया जाता है, यानी कि अंदर में प्रोटीन ज्यादा पाई जाती है। क्यों ज्यादा पाई जाती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, एटीपी सिंथेस और भी अनेक प्रकार के प्रोटीन एंजाइम अंदर के मेम्ब्रेन में लगे होते हैं, इसलिए प्रोटीन ज्यादा होती है, लिपिड कम होती है। ठीक, क्योंकि यहां पर आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का बनावट ही अलग अलग है, कंपोजिशन ही अलग अलग है, तो फंक्शन भी अलग अलग होता है। ठीक, यहां पर IMS मतलब इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस है, दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस। चलिए ये देख सकते हैं, ये एक माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस हो गया। इसमें से इतने डायग्राम को जूम करके दिखाया गया, इतने डायग्राम को, जिसमें आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन दिख रहा होगा, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का क्रिस्टी दिख रहा होगा, अंदर का मैट्रिक्स दिख रहा होगा, बाहर का साइटोप्लाज्म दिख रहा होगा। ठीक है, ये देख लीजिए, ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, और ये क्रिस्टी है, ये क्रिस्टी है। इसी को हम अच्छे से देखें डायग्राम में तो यहां पर देख लीजिए भाई आप, बाहर में साइटोसोल है, माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर साइटोसोल होता है, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, ये मैट्रिक्स है अंदर की तरफ, बाहर साइटोसोल था। ठीक, ये देख लीजिए, ये मैट्रिक्स है। अब ये जो क्रिस्टी है, ये जो क्रिस्टी है, इस क्रिस्टी में देखो तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पूरा पाया जा रहा है। देखिए कॉम्प्लेक्स 1, 3, 4, सेकंड भी होगा, और भी ढेर सारे प्रकार के एंजाइम्स हैं। और ये एटीपी सिंथेज, F0 F1 कॉम्प्लेक्स, ये सभी प्रकार के स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसकी वजह से अंदर की जो मेम्ब्रेन होती है वहां पर प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, 3 गुना प्रोटीन पाया जाता है, तो 1 भाग उसका लिपिड होता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ पे मौजूद होती है, तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के क्रिस्टी पे पाई जाती है। और देखिए अंदर में क्रिस्टी का ल्यूमेन है, खाली जगह है भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने मेम्ब्रेन के बारे में बात कर लिया, अब बात करते हैं मैट्रिक्स। अंदर जो लिक्विड वाला पोर्शन होता है, अंदर जो लिक्विड वाला पोर्शन जो नीले कलर से दिख रहा है, वो क्या कहलाता है? मैट्रिक्स, जिसको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेन, इसके अंदर डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए। देखिए ढेर सारे, देखो ये दिख रहे हैं ना, ये सब सब सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। ठीक, तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कैसे होते हैं? सर्कुलर प्लस डबल स्टैंडर्ड। ठीक, और ये डायग्राम देख लीजिए आप नीचे में, ये सर्कुलर दिख रहा है, डबल स्टैंड है, बाहर का स्टैंड जो है ग्रीन कलर से दिख रहा है, अंदर का स्टैंड रेड कलर से। सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो गया, जैसे बिल्कुल प्रोकैरियोट्स में पाई जाती है, ऐसे यहां भी है। हाँ, यहां पर एक चीज देख लीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया में टोटल 13 जीन ऐसे होते हैं जो mRNA बनाते हैं, यानी कि 13 प्रकार के प्रोटीन बनेंगे। भाई डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया होती है, ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया होती है, 13 प्रकार के mRNA बनते हैं। 13 प्रकार की mRNA में ट्रांसलेशन की क्रिया होती है, 13 प्रकार के प्रोटीन बनेंगे। फिर देख लीजिए, इस माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में जब ट्रांसक्रिप्शन होती है तो 22 प्रकार के टीआरएनए बनते हैं।
इसमें जब ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया होती है 2 प्रकार के आरआरएनए बनते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, देखिए तो 13 प्रकार के एमआरएनए, 22 प्रकार के टीआरएनए यानी कि ट्रांसफर आरएनए, और 2 प्रकार के आरआरएनए यहां पर बनते हैं। 13 प्रकार के एमआरएनए मतलब 13 प्रकार के प्रोटीन। तो ये माइटोकॉन्ड्रियल के डीएनए का स्पेसिफिक कैरेक्टर है। ठीक, तो देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में एम्प्टी डीएनए बोलते हैं इसको हम लोग। सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, दैट हैज इनकोड 13 प्रोटीन, 13 प्रोटीन बनाता है, 22 टीआरएनए और 2 राइबोसोमल आरएनए, और टी मतलब ट्रांसफर आरएनए। ठीक, एंजाइम ढेर सारे पाए जाते हैं भाई उसके अंदर, सारे के सारे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स पाए जाएंगे, एटीपी सिंथेस पाया जाएगा, और भी अलग अलग प्रकार के, जैसे क्रेब साइकिल में भाग लेने वाले एंजाइम्स, है ना, जैसे बीटा ऑक्सीडेशन में भाग लेने वाले एंजाइम, फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन भी होता है, उसमें भाग लेने वाले एंजाइम, सब एंजाइम वहां मिलेंगे। ठीक, कुछ तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में मिलते हैं और कुछ माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। तो सॉल्युबल एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन द सैट्रिक एसिड साइकिल, भाई क्रेब साइकिल जिसको कहते हो आप, क्रेब साइकिल चलती है यहाँ पर मैट्रिक्स में, तो उसको कंडक्ट करने वाले जो एंजाइम्स होते हैं सब मैट्रिक्स में मिलते हैं। एक एंजाइम जो होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में चिपका होता है, लेकिन वो भी मैट्रिक्स की तरफ, उसका एक्टिव साइट मैट्रिक्स की तरफ होता है। ठीक, जैसे एग्जांपल साइट्रेट सिंथेज, फ्यूमेरेज, बहुत सारे एंजाइम हैं, अभी हम बात करेंगे फंक्शन में, है ना। एंड फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन, फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन के जितना एंजाइम होते हैं सब मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। ठीक, अगला देखिए, राइबोसोम की अगर हम बात करें, हमने क्या क्या पढ़ लिया, देखिए तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पढ़ लिया, एंजाइम पढ़ लिया, राइबोसोम की बात कर रहे हैं तो 55 एस राइबोसोम पाए जाते हैं मेमल्स में। मेमल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में ये जो राइबोसोम दिख रहे हैं ना, ये राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है 55 एस राइबोसोम, ये 55 एस राइबोसोम, और एक 70 एस राइबोसोम। ठीक, और 70 एस राइबोसोम, और 70 एस राइबोसोम तो प्रोकैरियोट्स में होता है। ठीक, सिमिलर टू बैक्टीरिया, बैक्टीरिया मतलब प्रोकैरियोट्स, फॉर सिंथेसाइजिंग प्रोटीन इनकोडेड बाय माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। भाई माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए है ट्रांसक्रिप्शन द्वारा एमआरएनए बनाएगा ना, देख लो, जो डीएनए होता है ट्रांसक्रिप्शन करता है, एमआरएनए बनता है, एमआरएनए में ट्रांसलेशन होता है, प्रोटीन बनता है। तो एमआरएनए के ऊपर देखिए, ये एमआरएनए, एमआरएनए के ऊपर में राइबोसोम आ गया। ये राइबोसोम 55S वाला राइबोसोम भी हो सकता है या फिर 70S वाला राइबोसोम भी हो सकता है। कहने का मतलब बैक्टीरिया के इस डीएनए को, इस डीएनए को ट्रांसक्राइब करने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन होगा, आरएनए बनेगा, आरएनए में ट्रांसलेशन होगा, प्रोटीन बनेगा। तो इसके एमआरएनए में ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बनाने के लिए जो राइबोसोम होता है वो या तो 55S राइबोसोम होता है या तो 70S राइबोसोम होता है, वो भी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाया जाता है। ठीक, अगला देखिए, इनऑर्गेनिक आयंस। इनऑर्गेनिक आयंस में खासकर देख लीजिए भाई, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं ना, उन सभी एंजाइम्स को काम करने के लिए कुछ स्पेसिफिक आयंस की जरूरत पड़ती है। जैसे कुछ एंजाइम को कैल्शियम आयन की जरूरत पड़ती है, कुछ कुछ एंजाइम को मैग्नीशियम आयन की जरूरत पड़ती है, कुछ एंजाइम को पोटेशियम आयन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये सब आयन अंदर पाए जाते हैं, कुछ प्रोटॉन भी पाए जाते हैं, ठीक है ना, कुछ बाइकार्बोनेट आयन भी पाए जाते हैं, मतलब बहुत सारे प्रकार के आयन अंदर में मिलते हैं। यहाँ पर केवल कुछ प्रकार को दिखाया गया, जैसे इनऑर्गेनिक आयन में इंक्लूड कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन और पोटेशियम आयन। ठीक, अगला देख लीजिए, न्यूक्लियोटाइड कोफैक्टर, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाए जाते हैं, जैसे NADH, निकोटिनामाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और भी रिड्यूस्ड फॉर्म में, हाइड्रोजन है मतलब रिड्यूस्ड है, और निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में, हाइड्रोजन नहीं मतलब ऑक्सीडाइज्ड। ठीक, अगला है फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड रिड्यूस्ड फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP, ये सब कहां मिलते हैं, ATP मिलेगा, ADP मिलेगा, लेकिन न्यूक्लियोटाइड फैक्टर बोल रहे हैं ना, तो ATP ठीक रहने दीजिए। तो ये सब मिलते हैं कहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। ठीक है, ये हो गया।
ये राइबोसोम थे 55S और 70S। 70S राइबोसोम और सर्कुलर डीएनए प्रोकैरियोट बैक्टीरिया में पाई जाती है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी ऐसे पाई जाती है। तो हम कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया कहीं ना कहीं पहले प्रोकैरियोट हुआ करता था, एरोबिक इंडिपेंडेंट प्रोकैरियोट हुआ करता था। ठीक है, चलिए अगला हमारे पास क्या है, फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए पहले इतना को सेव कर लेते हैं एक बार हम लोग। हाँ, अब सभी बच्चे ध्यान से सुने, जो बच्चे बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के लिए ये इस टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो वो केवल ऐसे नाम को फंक्शन को लिख देंगे 10 फंक्शन। और जो बच्चे नेट सेट गेट या किसी या फिर एमएससी या फिर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी के लिए पढ़ रहे हैं, उनके लिए मैं इस 10 फंक्शन का अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें पूरे डिटेल से बताऊंगा, डिटेल से एंजाइम सहित बताऊंगा, डायग्राम सहित बताऊंगा, उसको जरूर पढ़िएगा आप। और जो बच्चे बीएससी के परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं, ये केवल 10 नाम, जो 10 फंक्शन लिखा है, फंक्शन को याद कर लीजिए और लिख लेंगे, आपके लिए बहुत सफिशियंट है इतना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहला जो फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, पहला रोल इन लिंक्ड रिएक्शन। लिंक्ड रिएक्शन मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिए भाई। साइटोसोल में चलता है ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस, ठीक, ग्लाइकोलिसिस के अंत में बनता है पायरुविक एसिड, और ये पायरुविक एसिड चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहां चला गया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाकर के ये पायरुविक एसिड बदल जाता है एसिटिल कोएंजाइम ए में, एसिटिल कोएंजाइम ए में, ठीक। और एसिटिल कोएंजाइम ए फिर चला जाता है क्रेब्स साइकिल में। किसमें, क्रेब्स साइकिल में। तो कहने का मतलब ये है, बस यहां पर थोड़ा सा मुझे समय दें। ठीक है, मैं इसको ग्लाइकोलिसिस ही लिख दे रहा हूं, बाद में तो डिटेल से पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो ध्यान से देखिए, पायरुविक एसिड से पहले ग्लाइकोलिसिस चल रहा है, एसिटिल कोएंजाइम के बाद क्रेब्स साइकिल चल रहा है। तो दोनों के बीच में जो, दोनों को लिंक्ड करने वाला जो रिएक्शन है उसको बोलते हैं लिंक्ड रिएक्शन, लिंक्ड रिएक्शन। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, और ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, क्रेब्स साइकिल भी माइटोकॉन्ड्रिया में चलेगा, याद रखना ना। लेकिन अब हम बात किसकी कर रहे हैं, लिंक रिएक्शन की। तो ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल को लिंक करने वाला जो रिएक्शन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलता है, उसको गेटवे रिएक्शन भी बोलते हैं, उसको ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड भी बोलते हैं, क्योंकि पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन करते हो तो एसिटिल कोएंजाइम ए बनता है। ठीक है, ये पहला फंक्शन हो गया। डिटेल जानना है तो अगला वीडियो जरूर देखिएगा। अगला देखिए, रोल इन टीसीए साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोलो या क्रेब साइकिल बोलो या सैटिक एसिड साइकिल, अभी बोला हमें। देखिए ये जो चल रहा है ना, ये क्रेब साइकिल भी किस में चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलता है। ये भी माइटो मतलब समझ लीजिए, यहां से ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चल रहा है, इधर ये भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलता है। ठीक, उसमें एसिटिल कोएंजाइम में इन्वॉल्व होता है और साइकिल चक घूमते रहता है। ठीक, अगला रोल इन ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में जो क्रिस्टी होती है वहां पर एटीपी सिंथेस होता है, उस एटीपी सिंथेस से हम एटीपी बनाते हैं। कैसे करके एटीपी बनाते हैं, शुरुआत करते हैं हम ऑक्सीडेशन से, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 और कॉम्प्लेक्स नंबर 2 से शुरुआत करते हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर 1 में NADH को तोड़ते हैं, और एंड कॉम्प्लेक्स नंबर 2 में FADH2 को तोड़ते हैं। ठीक, इन दोनों को जब तोड़ते हैं, इन दोनों का क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं। कैसे करते हैं पढ़ेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन करते हैं, और फाइनली हम यहां पर एटीपी का निर्माण करते हैं। एटीपी सिंथेसिस से एटीपी बनाते हैं। कैसे बनाते हैं जानने के लिए अगला वीडियो जरूर देखें। तो इसलिए इसको बोलते हो ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन। इनका ऑक्सीडेशन करते हैं और एटीपी बनाते हैं। एटीपी कैसे करके बनता है बोलने पर देख लीजिए, इसको भी ऐसे बनाते हैं हम, देखिए
एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जब मिलते हैं तो उससे बनता है एटीपी। तो फॉस्फोरिलेशन हुआ ना, फॉस्फेट जुड़ा ना, तो NADH और FADH2 का ऑक्सीडेशन होता है, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट फॉस्फोरिलेशन करके एटीपी बनाते हैं, इसको बोलते हो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक, रोल इन बीटा ऑक्सीडेशन, बीटा ऑक्सीडेशन में क्या करते हैं जी, हम एसिटिल को एंजाइम को यूज करके, भाई रोल इन बीटा ऑक्सीडेशन, फैटी एसिड बोल रहे हैं ना, तो फैटी एसिड को क्या करते देख लो यहां पर, फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन करते हैं, फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन करते हैं और हम क्या बनाते हैं, एसिटिल को एंजाइम ए, एसिटिल को एंजाइम ए का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये बीटा ऑक्सीडेशन कहलाता है, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, मैट्रिक्स में। अगला देखिए, रोल इन एपोप्टोसिस एंड प्रोग्राम सेल डेथ, किसी भी सेल को उसकी उम्र होने के बाद एक प्रोग्रामिंग करके जब मारा जाता है तो उसको प्रोग्राम सेल डेथ या एपोप्टोसिस कहते हैं। और ये एपोप्टोसिस एक सोची समझी पहले से प्लानिंग की गई प्रोसेस होती है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के कुछ स्पेशल प्रकार के प्रोटीन्स भी भाग लेते हैं। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, इस सब में पाई जाती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के क्या क्या प्रोटीन भाग लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या प्रोटीन भाग लेते हैं, जैसे मान लीजिए बीड प्रोटीन, बैड प्रोटीन, बेक्स फैमिली की प्रोटीन, ठीक, BCL प्रोटीन फैमिली की प्रोटीन, और फिर साइटोक्रोम C, एपाफ1, ये सब प्रोटीन यहां पर भाग लेते हैं। कैसे होता है प्रोसेस, कैसे इंट्रिंसिक पाथवे चलता है, कैसे एक्सट्रिंसिक पाथवे चलता है, जानने के लिए अगला वीडियो जरूर देखिएगा। अगला, रोल इन यूरिया साइकिल, यूरिया साइकिल को आप आर्जिनिन आर्निथिन साइकिल भी कहते हो, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है, लेकिन सब प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं चलता, शुरुआत माइटोकॉन्ड्रिया से होती है और अंत साइटोसोल में होता है। ठीक, इसमें क्या करते हैं भाई, जो अमीनो एसिड होता है हमारे पास, अमीनो एसिड का जब ब्रेकडाउन करते हैं तो यहां से अमोनिया बाहर निकलता है, और अमोनिया कैसा होता है, टॉक्सिक, टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए इसको बदला जाता है यूरिया में, यूरिया कम टॉक्सिक होता है। इस प्रोसेस को कहते हो आप यूरिया साइकिल या आर्जिनिन आर्निथिन साइकिल, ये भी चलता है माइटोकॉन्ड्रिया में, आधा प्रोसेस चलता है साइटोसोल में। जैसे प्रोग्राम सेल डेथ है, ये भी आधा माइटोकॉन्ड्रिया में और आधा साइटोसोल में। ये सब प्रोसेस आधा माइटोकॉन्ड्रिया आधा साइटोसोल, जैसे क्रेब साइकिल हो गए, पूरी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलता है, लिंक रिएक्शन पूरी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलता है। ये सब हम जानेंगे अगले वीडियो में। अगला, रोल इन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस एंड मैटरनल इफेक्ट, हमेशा याद रखना कि साइटोप्लाज्म में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, डायग्राम देख लीजिए, ये साइटोप्लाज्म में जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये ओवम की तरफ से, एग की तरफ से अगली पीढ़ी में जाता है, क्योंकि मेल तरफ से, स्पर्म की तरफ से केवल न्यूक्लियस आता है, फीमेल के ओवम की तरफ से माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह सब जाते हैं अगली पीढ़ी में। ठीक, तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस यानी साइटोप्लाज्म में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया अगली पीढ़ी में मां की तरफ से, मदर तरफ से, एग की तरफ से, ओवम तरफ से अगले जनरेशन में ट्रांसफर होता है, उसी को बोलते हो आप साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस एंड मैटरनल इफेक्ट। मैटरनल इफेक्ट मतलब यदि माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित जो जीन था, डीएनए था, माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित जो डीएनए था, उस डीएनए में यदि किसी प्रकार का जीन म्यूटेट हो गया जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज हो रहा है, कुछ ऐसा माइटोकॉन्ड्रियल एसोसिएटेड कोई डिजीज हो रहा है, यदि माता जी को डिजीज है तो बच्चे में भी वो डिजीज देखने को मिलेगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया माता जी का ही अगली पीढ़ी में जाता है। ठीक, इसलिए उसको मैटरनल इफेक्ट कहते हैं। पापा को हुआ है माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज तो बच्चे में नहीं जाएगा, वो मम्मी को हुआ है तो बच्चे में जाएगा, क्योंकि मम्मी का ही माइटोकॉन्ड्रिया बच्चे में जाता है। ठीक है, अगला, रोल इन साइटोप्लाज्मिक स्टेरिलिटी इन प्लांट मेज, मेज प्लांट में मक्के के पौधे में सबसे ऊपर की तरफ जो फूल खिलता है वो मेल पार्ट को बनाता है, वहीं पर पोलन ग्रेन बनते हैं। किसी मक्के के पौधे में यदि पोलन ग्रेन नहीं बन पा रहा है तो समझ लेना उसको मेल स्टेरिलिटी हुआ है, और मेल स्टेरिलिटी होना भी
ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की वजह से होता है, माइटोकॉन्ड्रियल जीन की वजह से होता है। कैसे होता है ये जानने के लिए आप अगले वीडियो को जरूर देखिए। अगला, रोल इन फोटो रेस्पायरेशन या C2 साइकिल इन प्लांट। जो प्लांट बहुत ज्यादा लाइट में रहता है, हाई लाइट इंटेंसिटी, यदि लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है तो जो प्लांट वहां पर होगा वो प्लांट फोटोसिंथेसिस ज्यादा करेगा ना। फोटोसिंथेसिस ज्यादा करेगा तो ऑक्सीजन का इवोल्यूशन ज्यादा होगा, ज्यादा ऑक्सीजन बनता है उसमें, O2 ज्यादा इवॉल्व होंगे। O2 ज्यादा इवॉल्व होगा तो क्या बन जाएगा, रॉस बन जाएगा। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, रॉस बनने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। मतलब रॉस टॉक्सिक होता है, प्लांट को खत्म कर देगा, प्लांट के सेल मेम्ब्रेन को खत्म कर देगा, प्लांट के न्यूक्लियस को खत्म कर देगा, डीएनए को खत्म कर देगा। इसीलिए इस ऑक्सीजन को यूज करने के लिए क्या साइकिल चलाते हैं हम लोग, C2 साइकिल चलाते हैं। ये C2 साइकिल में इस ऑक्सीजन का यूज किया जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से रॉस नहीं बन पाता, रॉस नहीं बनता है तो प्लांट बच जाता है। इसको C2 साइकिल या फोटो रेस्पिरेशन कहते हो। ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है, लेकिन C2 साइकिल या फोटो रेस्पिरेशन केवल माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं चलता भाई, याद रखना। ये क्लोरोप्लास्ट, पैराक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। कैसे होता है जानने के लिए अगला वीडियो जरूर देखिए। और लास्ट फंक्शन 10वां नंबर का फंक्शन है इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल या जर्नी ऑफ लिपिड टू सुक्रोज इन प्लांट। वे प्लांट जिनके बीज के अंदर लिपिड पाई जाती है, ऑयल पाई जाती है, उनके जब एम्ब्रियो जर्मिनेट होते हैं, उनके जब एम्ब्रियो जर्मिनेट होते हैं, ऐसे जर्मिनेट हो रहे हैं, तो उनको सुक्रोज की जरूरत है और अंदर भरा है लिपिड। तो उस लिपिड को सुक्रोज में बदलने के लिए जो साइकिल चलता है उसको बोलते हैं ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। तब ये लिपिड किस में बदलेंगे, सुक्रोज में, और ये सुक्रोज फिर इस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देगा जिसकी वजह से जर्मिनेशन अच्छे से हो पाएगा। और ये खासकर होता है साइट्रस प्लांट में, जैसे नींबू, संतरा, मुसब्बी, इनके बीज में लिपिड भरा होता है। तो जब वो बीज जर्मिनेट होते हैं तो उनमें ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल चलता है। साइकिल कैसे चलता है जानने के लिए अगला वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। तो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल ग्लाइऑक्सिसोम में चलता है, एक प्रकार का मॉडिफाइड पैराक्सीसोम है, वहां पे चलता है। लेकिन आधा हिस्सा इस सुक्रोज बनाने के लिए जो भाग लेता है वो माइटोकॉन्ड्रिया भी भाग लेता है। मतलब ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में डायरेक्ट माइटोकॉन्ड्रिया भाग नहीं लेता है, इनडायरेक्टली सुक्रोज बनाता है वो, लेकिन ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में भाग नहीं लेता। तो इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए उसको मैं क्या लिखा, इनडायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट इन ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल या जर्नी ऑफ लिपिड टू सुक्रोज इन प्लांट। तो ये 10 फंक्शन हो गए, ठीक। ये देखो 8वां नंबर देखिए, तो रोल इन साइटोप्लाज्मिक स्टेरिलिटी इन प्लांट। मेज में साइटोप्लाज्मिक स्टेरिलिटी में पोलन ग्रेन नहीं बनेगा भाई, याद रखना। पोलन ग्रेन जो ऐसे होता है ना, ये नहीं बन पाएगा। जब पोलन ग्रेन नहीं बन पाएगा तो उसको मैं बोलूंगा प्लांट मेल स्टेराइल हो गया। याद रखना, मक्के का पौधा द्विलिंगी होता है, उसमें सबसे ऊपर में पोलन ग्रेन बनता है मेल पार्ट, और नीचे में जहां मक्का बनता है, मक्का फलता है, वो फीमेल पार्ट है, वहां पर ओवम रहता है। तो पोलन ग्रेन और ओवम दोनों बनते हैं। लेकिन जिस प्लांट में पोलन ग्रेन नहीं बनता है, मैं कहूंगा कि इस प्लांट में मेल स्टेरिलिटी हो गया है, फीमेल पार्ट से ही बन रहा है। और मेल स्टेरिलिटी होना ये भी एक प्रकार के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे करता है जानने के लिए अगला वीडियो जरूर देखिए। तो ठीक है बच्चों, जो बीएससी सेकंड सेमेस्टर के बच्चे हो, ये बीएससी में लिखने के लिए इस क्लास को देख रहे हो, वो इतना नाम को केवल लिख दीजिएगा, फंक्शन क्या क्या करता है, अंदर की डिटेल बिल्कुल मत लिखिएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। जो बच्चे नेट सेट की तैयारी कर रहे हैं, गेट की तैयारी कर रहे हैं, एमएससी की तैयारी कर रहे हैं, या अदर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे फंक्शन को बेहतर समझने के लिए अगला वीडियो जरूर देखिए, वहां पर पूरा डिटेल से बताया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो हमारा आज का ये वीडियो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, फंक्शन और ओरिजिन आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, नए आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, वीडियो को लाइक करें
और अपने दोस्तों के बीच में भी वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी इस प्रकार की वीडियो का लाभ मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।